स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ने ऑर्गेनोमेटेलिक्स का पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जहां हमने इंट्रोडक्शन देखा था, व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, चलिए उसी के आगे कुछ कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंट्रोडक्शन, वो हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है अब उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग होगी। सबसे प्राइमरी फैक्टर होता है जो कि केमिस्ट्री बॉन्ड से डील करती है, तो वही हमको देखना है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग कौन कौन सी तरह की हो सकती है और ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से बॉन्डिंग चेंज होगी। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग। यहां पर क्या है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। 4 तरह के ये बॉन्डिंग के बिहाफ पे डिवाइड किए गए हैं। किसके? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल। यहां पे लिखा हुआ देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मेटल। मतलब मेटल वेरी करोगे तो उसके बिहाफ पे आपकी बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस में। सबसे पहले जो लिखा है नंबर 1 पॉइंट, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। तो इससे पढ़ने से पहले मैं आपको एक कंक्लूजन दे सकता हूं या बता देता हूं कि टोटल कितनी तरीके से होती हैं और कैसे हमारे लिए हमको क्या क्या पढ़ना है। जो हमको 4 पढ़नी है उसमें से सबसे पहला क्या है, ये सबसे पहला ये एक फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है। फ्लो चार्ट में देखने को मिलेगा टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल। मेटल के बिहाफ पे कैसे वेरी करेगा। सबसे पहला कौन सा होगा, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आपको बता दें ये देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूरी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री डील करेगी, 90% कंपाउंड एक तरह का बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कैसे बनेगा, कब आयनिक बनेगा, कब कोवेलेंट बनेगा। फिर थर्ड हमारा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड फोर्थ वन इज ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब बात आती है, ये 4 हो तो गए हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि हमारा आयनिक है, कब हमारा कोवेलेंट होगा, कब हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और कब हमारा ट्रांजिशन मेटल होगा। सबसे बड़ी बात यह है आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। जनरली और बेसिक जो बॉन्डिंग होती है वो 2 ही तरीके से होती है, आयनिक और कोवेलेंट। आयनिक और कोवेलेंट के ही मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, जो सारी बॉन्डिंग हम पढ़ते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बैक बॉन्डिंग वगैरह वगैरह, ये सारे मॉडिफाइड टर्म हैं। लेकिन जो प्रॉपर बॉन्डिंग होती है वो 2 तरह की हो सकती है, या तो किसी कंपाउंड में ऑर्गेनिक होगी, आयनिक होगी, या तो कोवेलेंट होगी। अब बात आती है अगर यही 2 होंगी, बेसिक होगी, तो अब इनका डिफाइन कैसे करेंगे कि कब आयनिक होगा कब कोवेलेंट होगा। देखिएगा, याद रखिएगा, जब भी कहीं पर टर्म आपको मिल जाए आयनिक बॉन्डिंग, दैट मींस इट ऑलरेडी डील्स विद चार्जेस। जहां पर आयनिक नाम आएगा वहां पे चार्ज 101% प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वही होगा जहां पर अपोजिटिवली चार्ज होंगे, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव होगा, तभी उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तभी आयनिक कंपाउंड बनेगा। अब सेकंड आता है, अगर आपका आयनिक हो गया ये, अब दूसरी डिफिनेशन है कोवेलेंट कैसे होगा। आयनिक वाले में तो चलिए सर चार्जेस आ गए उसकी वजह से ये हो गया। अब कोवेलेंट मेथड क्या होता है, कोवेलेंट मेथड जब भी डील करेगा वो हमेशा एक वर्ड यूज करेगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। आयनिक में कोई ऑर्बिटल वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कोवेलेंट बॉन्डिंग मेथड में आते हैं वहां पे टर्मिनोलॉजी यूज होती है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाने जाने की संभावना मैक्सिमम होती है, वहां की बात हो रही है। अगर आप ऑर्बिटल्स देखेंगे, कोई भी ऑर्बिटल sp_d, तो यहां पे हम p ऑर्बिटल को ले लेते हैं और इधर एक ले लेते हैं, यहां पर एक लिया है, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा मेटल की है। ये किसकी है, ये मेटल की है, और ये कार्बन की है। मेटल का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर जब बॉन्ड बनाएंगे ओवरलैपिंग जोन बनेगा। उसी ओवरलैपिंग जोन में मैक्सिमम टाइम आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी पाने की, सबसे ज्यादा वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है ओवरलैपिंग जोन में। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट
कोवेलेंट बॉन्डिंग का, और कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स भी इसी पे बेस्ड है एज सच। जैसे हमारा आयनिक बॉन्डिंग मेथड होता है, वही यहाँ पे बिल्कुल एज सच आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में होगा। कि मेटल का काम क्या होता है, मेटल हमारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है, जो कुछ डोनेट करता है। डोनेट करने वाली स्पीसीज पॉजिटिव रहती है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। और जो गेन करता है, गेन करना मतलब टेक करता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, क्योंकि उसके पास खुद वो किसी से उधार ले रहा है, तो उसके पास निगेटिव चार्ज आता है। और इस तरह की स्पीसीज इलेक्ट्रोनिगेटिव होती हैं। तो जितने भी हमारे हैलोजेंस होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह, ये सारे इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। वहीं पर जितने भी मेटल होते हैं, वो कैसे भी हों, लेकिन वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ही शो करते हैं। पूरी केमिस्ट्री में आपको अभी से बता देता हूं, आप जहां जहां भी पढ़ रहे होंगे, मेटल का यूज जहां आता है, उसका एक इंपॉर्टेंट काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। जहां भी मेटल दिखे, दैट मींस डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चले जाते हैं, तो वहां पे ZnHCl इस तरह की रिएक्शन लिखने को मिलेगी। जहां पे ZnHCl देखने को मिलती है, तो वहां पे क्या है, रिडक्शन रिएक्शन होती रहती है। वहां पर भी आपका इलेक्ट्रॉन Zn क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है, जिसको आप नाम देते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन से। साथ ही में अगर हम NaNH3 की बात करते हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दैट इज बर्थ रिडक्शन। वहां पर भी सोडियम का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेशन। मतलब बताने का क्या है, जहां भी मेटल होगा, वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए वहां प्रेजेंट रहा होगा। कई जगह आपको ZnHg देखने को मिल जाएगा। मतलब जिंक जो है, सोडियम जो है, वो मरकरी के एमालगम मतलब लिक्विड में मिक्स होता है, उसका भी वहां पर वही काम होता है। अब बात आती है, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर द primarily formed by the most electropositive metal of group 1 group 2। अब ये group 1 group 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो group 1 होता है उसको क्या बोलते हो आप, एल्कली मेटल्स, और जो group 2 होता है उसको आप बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ग्रुप 17 जो होता है उसको आप हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप 16 जो होता है, आप में से कई कम ही बच्चे उसको जान रहे होंगे, क्योंकि बहुत कम जगह मेंशन होता है। ग्रुप 16 को कैल्कोजन ग्रुप बोलते हैं। कई लोग उसको चैल्कोजन बोल सकते हैं। तो जो 17 है तो वो हेलोजन है, और जो 16th नंबर का होता है वो चैल्कोजन या कैल्कोजन का होता है, और जो ग्रुप 18 होता है वो नोबल गैसेस का होता है। यहां पर जो आयनिक बॉन्डिंग दिखाएंगे वो कौन होगा, वो मेनली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के होंगे। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो लिगेंड होगा ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, लिगेंड सिर्फ एक ही हो सकता है, दैट इज ऑर्गेनिक। तभी हमारा नाम पड़ा है ऑर्गेनोमेटेलिक्स। ऑर्गेनिक में क्या है, एल्काइन, एल्कीन, एल्काइल कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना ऑर्गेनिक चाहिए, और वहां पर कार्बन से लिंकिंग होनी चाहिए मेटल की। तो यहां पे बात कर रहे हैं इसके आगे की, द मेटल इज प्रेजेंट इन द कैटाइनिक फॉर्म। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कैटाइन बनाएगा ऑलवेज Mn पॉजिटिव। N क्या है यहाँ पे, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया। जैसे यहाँ सोडियम का मैंने दिखाया है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम के केस में Mg+2 बनाता है, दैट मीन्स इट डोनेटेड 2 इलेक्ट्रॉन, वाइल इन केस ऑफ एल्यूमिनियम इट डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट विल कैरी पॉजिटिव 3 चार्ज। ठीक है, तो यहां से हमारा ये हो गया। देन ऑर्गेनिक ग्रुप इज कार्बन आयन। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, आपने थोड़ी भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे आप कार्बोकटायन नाम से बोलते हो, और जब भी कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है तो उसे आप कार्बेनायन बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, कार्बेनायन है, क्योंकि मेटल तो पॉजिटिव पहले ही हो लिया, उसका काउंटर पार्ट कैसा होगा, उसका काउंटर पार्ट निगेटिव होगा, और जैसे ही कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आया तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कार्बेनायन। तो यहां पे जो भी ऑर्गेनिक ग्रुप होगा वो कार्बेनायन होगा। द नेगेटिव चार्ज ऑफ ए कार्बेनायन कैन बी आइदर लोकलाइज्ड ऑन एट ए पर्टिकुलर कार्बन और कैन बी डीलोकलाइज्ड ओवर ए सेवरल कार्बन एटम।
अब ये क्या बात हो गई कि निगेटिव चार्ज तो है लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने कोई भी बैग कैरी कर रखा है, उसका वेट 100 केजी है, उसमें काफी सारी बुक्स हैं, लेकिन अगर आप उसको अकेले कैरी कर रहे हैं तो वो लोकलाइज्ड है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर वो उतना 100 केजी का वेट है। बट अगर आपके साथ 4 और दोस्त हो गए, टोटल 5 लोग हो गए, उसमें से आपने बुक्स निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दी बगल में अपने फ्रेंड्स को, 2-2 बुक्स, जिसकी वजह से आपका 20-20 केजी का वेट शिफ्ट हो गया, तो सारे इंडिविजुअल्स पे, आपके फ्रेंड्स पे और इवन आप पर भी अब 20-20 केजी का ही वेट रह गया। और जैसे ही ऐसा होगा तो इसे क्या कहते हैं, आपने अपना वेट शिफ्ट कर दिया, मतलब डीलोकलाइज कर दिया। और आप बताइए, जब आपके ऊपर 100 किलो का वेट था तो आप डी स्टेबल थे, मतलब अनस्टेबल थे, लेकिन जब आपका वेट कम हो गया तो आप स्टेबल हो गए। सिमिलरली जब किसी एक एटम पर ही सिर्फ चार्ज होगा तो दैट इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड, और लोकलाइज्ड होगा तो ज्यादा बोझ होगा, ज्यादा बोझ होगा तो वो अनस्टेबल होगा। और आपको पता है कि जो भी अनस्टेबल चीज होती है वो बहुत ही ज्यादा खुराफात करती रहती है, रिएक्टिविटी उसकी मतलब बहुत ज्यादा होगी। और जो डीलोकलाइज्ड होगा वो क्या करेगा, रेजोनेंस की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबल फॉर्म होगी। और जो भी चीज स्टेबल होती है ना, वो किसी से ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, वो किसी से ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। तो यही कॉन्सेप्ट था कि जो कार्बन आयन हमारा है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो लोकलाइज्ड या तो डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड होगा तो अनस्टेबल होगा और रिएक्शन ज्यादा फास्ट करेगा, और अगर डीलोकलाइज्ड होगा तो स्टेबल होगा, रिएक्शन कम करेगा। दैट्स ऑल। आपके सामने 2 एग्जांपल हैं, एक है लोकलाइज्ड लोन पेयर का, दूसरा है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर का। जब सोडियम C2H5 निगेटिव, मतलब लोकलाइज्ड है, क्योंकि यहां पे कोई भी निगेटिव चार्ज कब यहां पे रेजोनेट कैसे करेगा, इसको कोई वैकेंट p ऑर्बिटल मिले, कोई d ऑर्बिटल मिले तो तभी तो करेगा, लेकिन CH3 के पास तो कोई भी p ऑर्बिटल वैकेंट बची ही नहीं, इसलिए निगेटिव चार्ज लोकेट नहीं होगा, डिलोकेट नहीं होगा, डिलोकेट नहीं होगा। तो यहां पर जो निगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड टाइप का है। लेकिन जब बात करते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइन, डाइएनाइन की बात करते हैं, तो इनमें क्या होता है, रेजोनेंस होता रहता है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक होने की वजह से इसमें जो भी p ऑर्बिटल है ना, वो सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल होगी तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इक्वल अमाउंट में डीलोकलाइज होती रहेगी, सारी p ऑर्बिटल्स में इक्वली लाइकली। और जैसे ही इक्वली इसमें रेजोनेट होती रहेगी तो ये स्टेबल होगी। इसी का नाम हम देते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर या डीलोकलाइज्ड निगेटिव चार्ज। यहां पे है 1 2 3 4 5, ये निगेटिव चार्ज यहां से ये ऐसे और ये ऐसे सराउंड करता रहता है, और यहां पे रेजोनेंस होगा। अगर इसका ये देखिए, एक हमने दिखाया है, ये साइक्लोपेंटाडाइएनाइन है, ये निगेटिव चार्ज आगे मूव किया, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट किया, ये ऐसे हुआ, तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गई। सिमिलरली फिर से ये आगे मूव करेगा, ये फिर से पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा और नेक्स्ट पाई बॉन्ड मूव करेगा, तो नई स्ट्रक्चर मिलेगी। इस तरह की आपको 4-5 स्ट्रक्चर मिलती हैं, जिसकी वजह से ये हाईली स्टेबल हो जाता है। सो localized lone pair या localized negative charge are highly unstable, so they give fast reactions, while delocalized lone pair are highly stable, so they cannot give reactions। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है, क्या है, बेंजीन के ऊपर निगेटिव चार्ज बन रहा है, बेंजीन रिंग के ऊपर निगेटिव चार्ज बनना है, या साइक्लोपेंटाडाइनाइन ही बोल दीजिए, तो वो देखिए पूरा रेजोनेंस कर रहा है। ये p ऑर्बिटल्स हैं ऊपर, ये सारी p ऑर्बिटल्स हैं, और ये ऊपर का ऊपर रेजोनेंस हो रहा है ऊपर ऑर्बिटल्स में, और ये नीचे की लोब्स में नीचे का, यहां पर ये रुकिएगा, यहां पर ऐसे ये नीचे की लोब्स में नीचे से ओवरलैप हो रही है और रेजोनेंस हो रही है। इसकी वजह से इसको एडिशनल स्टेबिलिटी मिलेगी। एडिशनल स्टेबिलिटी मिलेगी तो ये फिर क्या होगा, स्टेबल होगा और कम रिएक्शन देगा। ये हमारा हो गया। चलिए ये हमने पढ़ लिया था, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक, कोवेलेंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ट्रांजिशन मेटल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, नाम ही बता रहा है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये किस तरह के बनेंगे, जहां पर जैसे हम बात करते हैं
मेन ग्रुप में बात करते हैं ऑक्टेट रूल की, उसी तरीके तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स जब डील करेंगे तो वहां पे डील करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो जिनका 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं कंप्लीट होगा उन्हें हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलेंगे। आगे चल के हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर टिपिकली आयनिक। टिपिकली आयनिक क्यों? क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैरी हो रखा है। एंड आर इनसॉल्युबल इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब बताइए, आपने एक बहुत ही ज्यादा पढ़ा होगा, बहुत मतलब कई जगह पढ़ा होगा, ये कोट भी है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ये आप सब ने सुन रखा होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा है वो उसी में मिलता है। आपके फ्रेंड की मेंटेलिटी आप ही की तरह होगी, जैसा आपके मतलब क्लास में बहुत सारे लोग 40-50 लोग हैं, 60-70 लोग हैं, जितने भी हैं, लेकिन फ्रेंडशिप जो होती है वो आपसे मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक वाले से ही होगी। उसी तरीके से केमिकल्स का भी बिहेवियर होता है। क्या होता है कि अगर वो पोलर है तो पोलर में ही सॉल्वेंट होगा, पोलर में ही वो सॉल्युबल होगा। अगर वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होगा। सिमिलरली यहां पर केमिकल्स के साथ ये हो रहा है। तो जो आयनिक वाला है, आयनिक में पोलैरिटी किसकी वजह से आती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चार्ज होगा तो वहां पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी होगी तो किसमें सॉल्युबल होगा? पोलर में होगा, नॉन पोलर में नहीं होगा। नॉन पोलर कैसे? बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इस तरह के जो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं उसमें ये सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन जो भी पोलर सॉल्वेंट होंगे, जैसे वाटर है, इथेनॉल है, मीथेनॉल है, मतलब अल्कोहल जितने होते हैं, ये इनमें स्लाइटली पोलराइजेशन होती है, वाटर में भी होती है, और जैसे ही पोलर को मिलता है तुरंत सॉल्युबल हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे बताई गई है, दीज अकर्स इन ए क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। एक और चीज आपको बतानी है कि जो भी हमारा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑलवेज सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब आयनिक वाले सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जैसे ही उनकी कुछ स्ट्रक्चर होगी, पैकिंग होती है, वो हम सॉलिड में देखेंगे। तो यहां पर स्ट्रक्चर डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग इन द क्रिस्टल। पैकिंग किसी की FCC, किसी की BCC, किसी की HCC, वो डिफाइन करती, वो उसका क्रिस्टल लैटिस कैसा है, क्रिस्टल बिहेवियर वो कैसे है, वो किसी भी मेटल के लिए पहले से ऑलरेडी फिक्स होता है एज सच। तो फिर है अनलाइकली मैनी अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे NaCN हो गया, हमने बताया था NaCN एक ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। हाइड्रोलाइज क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी रीजन है। आप बताइए, ये हमारा कैसा है? पोलर है। वाटर कैसा है? पोलर है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में ही तो घुलेगा, तो वाटर भी पोलर है, आयनिक कंपाउंड भी पोलर है। तो ये जो है तुरंत ही ब्यूटेन या मतलब अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन चेन में डिसोसिएट हो जाएगा या हाइड्रोलाइज हो जाएगा। साथ में द रिएक्टिविटी ऑफ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा बनने वाला निगेटिव चार्ज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बन रहा है वो अगर लोकलाइज्ड होगा तो अनस्टेबल होगा, मतलब एक ही जगह होगा तो फिर वो अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो वो फास्ट रिएक्शन करेगा। और अगर बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो डिस्पर्ज हो जाए, डिलोकलाइज हो जाए, तो वो क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। यही लाइन पूरा बोली गई है। कंपाउंड कंटेनिंग अनस्टेबल एनायंस हैव बीन फाउंड टू बी एक्सट्रीमली रिएक्टिव, वही इंग्लिश में लिख दिया गया है। दीज कंपाउंड्स आर इक्वली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। जो रिएक्टिव होते हैं वो ऑक्सीजन से भी बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव हैं। फिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल, और कौन कौन से? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आर आयनिक एंड रिएक्टिव। अब देखिए, याद रखिएगा कि यहां पर ग्रुप टू कौन सा? एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए बात की जा रही है, लेकिन यहां मेंशन सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का ही क्यों किया गया है? लिथियम का क्यों नहीं किया गया है, ये बताइए। बेरिलियम का क्यों नहीं किया गया है? जब आप यहां पे देखते हैं, कैल्शियम का दे दिया गया है, यहां पे मैग्नीशियम, एक मिनट में लिख देता हूं, यहां पे होगा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद होता है स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। ये होता है ग्रुप 2 जिसको आप एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ये क्या होता है? जब जैसे
बेरिलियम और मैग्नीशियम, आगे चल के आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय 5 मेटल्स, 5 मेटल इन विच 2 आर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये याद रखिएगा, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय 5 मेटल ओनली, याद रखिएगा ओनली 5 बनाते हैं जो मोस्टली देखने को मिलते हैं, इन विच 2 आर ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैविंग ग्रुप 2 एलिमेंट। ग्रुप 2 के ये दो कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, थोड़ी देर पहले आपको ये चार्ट दिखाया था कि 4 तरह के बॉन्डिंग हो सकती है, आयनिक, कोवेलेंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ट्रांजिशन मेटल। और ट्रांजिशन मेटल में तो नाम ही बता रहा है कि वहां पे प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो यहां पे लाई करेंगे। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में सिर्फ 5 मेटल हैं, मैं नाम लिख देता हूं यहीं पे, आप लिख लीजिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, यहां पे बोरॉन और यहां पे एल्यूमिनियम। ये 5 मेटल ही सिर्फ ऐसे हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। आयनिक कौन होगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सारे मेंबर एक्सेप्ट ये 2-3 छोड़ के। साथ में कोवेलेंट कौन सी होगी, जितने भी पी ब्लॉक में हैं, जितने भी पी ब्लॉक में हैं वो सारे कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग दिखाएंगे। SI CH3 का होल 4 टेट्रा मिथाइल साइलेन, जिसका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी 1H NMR में आप जब देखते हैं वहां पर उसका हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, एज ए रेफरेंस कंपाउंड, ठीक है, वहां पर भी आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो यहां तक हम पहुंच गए थे, अपना कंप्लीट किए हैं कि यहां पे कैसे कैल्शियम वगैरह रिएक्ट करते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल के साथ। फिर हमारा है, आपको बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि विज्ञान वृक्ष ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। वहां पे अगर आप फुल सेमेस्टर का कोर्स खरीदना चाहते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, सारे यूनिवर्सिटी वाइज इंडिया में भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सबकी सेपरेट यूनिवर्सिटी का सेपरेट सिलेबस वाइज सारा कंटेंट हम लोगों ने तैयार किया है रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। आपको दिया जाता है उसमें फुल रिकॉर्डेड एक्सेस, साथ ही साथ में जो भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं PDF सब कुछ वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें अवेलेबल कराई जाएगी, जो भी आप कोर्स परचेज करेंगे उसके अंदर। साथ ही साथ में अगर आपने BSc कंप्लीट कर ली है या अभी एस्पायर उसी में इनरोल्ड हुए हैं, 3rd 4th सेमेस्टर में चल रहे हैं, तो आप CUET का एग्जाम दे सकते हैं, जिससे आप अपनी मास्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी हायर एजुकेशन में अच्छे कॉलेजेस से, अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। CUET का बहुत ही अच्छा कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसकी फीस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, लेकिन आप चाहते हैं कि इंडिया की टॉप मोस्ट IITs से, NIITs से अगर आपको MSc करनी है, मास्टर्स करनी है, आपका सपना है अगर IITs में जाने का, तो आप परचेज कर सकते हैं IIT JAM का कोर्स, जो कि बहुत ही वेल डिज़ाइन किया गया है। पूरा मतलब बता नहीं सकते हैं उसको कितना ज़्यादा ओरिएंट किया गया, साथ में उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी, आप अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं वहां पे डिफरेंट तरीके से। अगर आपने मास्टर्स कर लिया है, कंप्लीट हो गई है, तो आप पूछेंगे विज्ञान वृक्ष आपके लिए क्या लाया है, तो जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट कर ली है तो उसके लिए विज्ञान वृक्ष एक सेपरेट बैच है IIT गेट और CSIR नेट। IIT गेट को बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता होगा कि आप अगर उसमें रैंक लाते हैं तो आपको इंडिया की टॉप मोस्ट जगह पर डायरेक्ट इंटरव्यू के बिहाफ पर ही जॉब मिल जाती है। इसरो, DRDO, बार्क और ONGC जगहों पे सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू ही काफ़ी है और आपकी वहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आप प्रोफेसर लाइन में जाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए CSIR नेट एग्ज़ाम मस्ट होता है। तो विज्ञान वृक्ष जो है आपके लिए पूरा कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच चला रहा है, उसमें आप जाके उसको परचेज कर सकते हैं। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आपका नेट हो गया, आप PhD करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको कंटिन्यूअस 5 ईयर तक फेलोशिप मिल सकती है कंटिन्यूअस। चलिए हम लोग देखते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। अभी हमने बात की थी कोवेलेंट का जहां भी नाम आएगा वहां पे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट वहां चलता है। कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स विच हैव ए ट्रेडिशनल कोवेलेंट बॉन्ड, या यहाँ पे क्या लिखा है, ये बाईसेंट्रिक और बाई इलेक्ट्रॉनिक क्या है, नाम में ही बता रहा है। बाईसेंट्रिक मतलब 2 सेंटर और बाई इलेक्ट्रॉनिक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज कॉल्ड एज कोवेलेंट, ट्रेडिशनल कोवेलेंट बॉन्ड या प्योर कोवेलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड भी बहुत तरह के से होते हैं, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड आपको ऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं आगे, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जो सिर्फ और 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर वाला होता है उसको हम बोलते हैं। वो कैसे बनता है, दो ओवरलैपिंग, हमारी दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी और दोनों ऑर्बिटल्स का एक इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है। अगर इधर से कोई आ रही है और इधर से, जैसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, ये मेटल की है, ये कार्बन की है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन मेटल का होगा और एक कार्बन का होगा। दिस इज प्योरली टोटली ट्रेडिशनल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी का नाम दिया गया है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है बाईसेंट्रिक बाई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। चलिए देखते हैं। दिस इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेटेड काइंड ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 90% ऑफ जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक में बॉन्ड मिलेंगे वो आपको कोवेलेंट बॉन्ड ही देखने को मिलेंगे। साथ में दीज कंपाउंड्स आर रेडली फॉर्म्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। अब याद करिए कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो भी हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं S और P वाले, उन्हीं को ही रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। लेकिन कहेंगे सर यहाँ 1 और 2 क्यों नहीं, अगर यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स हैं तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्यों नहीं लिखा गया है। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोड़ दीजिए। 5-10 मिनट पहले ही अभी हमने देखा है कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले होते हैं वो आयनिक बॉन्डिंग दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो चार्ज स्पीसीज बन जाते हैं, लेकिन ये इतना इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होते हैं। इसी की वजह से ये ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से जाते हैं या कोवेलेंट बॉन्डिंग मेथड से जाते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तो डी ब्लॉक में आते हैं। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दें जो जिंक होती है, आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होगी कि इसको यहाँ पे लिखते हैं AR, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गए, 4s2 3d10। जो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है ना, लास्ट हम डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो वहां पे जाएंगे, देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक की डी सबसेल में जाना चाहिए होता है, लेकिन यहां तो वैकेंट ही नहीं है, D10 पहले ही भर चुका है तो ये जाएगा ही नहीं। इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी जो कि डी ब्लॉक में प्लेस हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इनको डी ब्लॉक में नहीं काउंट करते हैं। मोस्टली इनको कहां, मेन ग्रुप में काउंट करते हैं, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी, एक्टिविटी जो भी है वो ट्रांजिशन मेटल से मिलती है, इसलिए हम लोग वहां डी ब्लॉक में इनको रखे हुए हैं। तो ये हमारे हैं। अब कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया है कि एक कोट होता है, हम लोग बोलते रहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जैसा होगा वैसे में ही डिसॉल्व होगा। तो पोलर वाला पोलर में हो रहा था, आयनिक वाला मतलब पोलर में हो रहा था। तो अगर ये कोवेलेंट है, ये नॉन पोलर है, तो किसमें होगा, नॉन पोलर वाले में ही होगा। लेकिन यहां कह रहा है कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। उसका रीजन है वाटर कैसा है, वाटर पोलर है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड तो सिर्फ ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, और ओवरलैपिंग में कौन से चार्जेस, और चार्जेस नहीं है तो ना ही कोई पोलैरिटी नहीं है तो नॉन पोलर हो गया। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व ही नहीं होंगे, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर क्या है, These compound display the property of typical organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्यों बताते हैं, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जैसे मीथेन हो गया, ये लीजिए आपको मैं ड्रॉ कर दिया। ये मीथेन में क्या होता है, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग से बनते हैं, और ओवरलैपिंग से बनते हैं मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग वहां भी होती है। तो यहां ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो और जो कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो दोनों एक ही तरह की रिएक्टिविटी शो करते हैं। अब रिएक्टिविटी सेम जो शो करते हैं वो कौन सी है, सबसे पहले दीज आर वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होता है, जो तुरंत हीट करने पे, थोड़े से हीट पे तुरंत ही गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएं, वाष्प बन जाएं, तो उसी को बोलते हैं वोलाटाइल। एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो मोस्टली आपको नॉन पोलर देखने को मिलेंगे, और ये कोवेलेंट वाले नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में, नॉन पोलर में। लास्ट हमारा है ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इंक्लूड द फेमस एंटी नॉकिंग एजेंट, और जो कि पेट्रोल में ऐड किया जाता है, टेट्रा इथाइल लिड। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था
टेट्राइथाइलिड के बारे में, एंटी नॉकिंग एजेंट। जो भी आपकी कार बाइक होती है उसमें जो इंजन होता है, जब पेट्रोल बर्न होता रहता है उसकी वजह से आपका कुछ, जैसे उसकी प्रॉपर इफिशियंसी, मतलब आपको जैसे एक सेकंड में एक ड्रॉप बर्न होनी चाहिए, तो वो प्रॉपरली एक ड्रॉप ना बर्न हो, वो 0.98 मान लीजिए या 95 ml ही सिर्फ बर्न हो, तो उससे क्या होगा, कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, उसकी वजह से इंजन के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो कंपनीज ने क्या किया था कि जो हमारा पेट्रोल था, पेट्रोल में उन्होंने लिड का एक कंपाउंड मिलाया था जिसका नाम था टेट्राइथाइलिड। ये क्या करता था सर, इसमें क्या होता, जो बर्निंग एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल होती थी उसको इनहेंस कर देता था, जो भी वो पॉइंट में रह जाता था वो भी इनहेंस कर देता था। उसको बोलते हैं ऑक्टेन वैल्यू। ऑक्टेन वैल्यू, कोई भी पेट्रोल, कोई भी मतलब कंबस्टिबल जो भी हमारा फ्यूल होता है वो कितनी जल्दी जलता, उसको हम लोग मेजर करते हैं उसकी ऑक्टेन वैल्यू में। जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर में देखते हैं, उसी तरह कोई भी जलने वाली चीज को हम ऑक्टेन वैल्यू में देखते हैं। तो टेल ने उसकी ऑक्टेन वैल्यू बढ़ा दी, लेकिन इसको बैन कर दिया गया था 1970 में ड्यू टू पीबी क्या है, मरकरी जो थी, ये पाया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि ये पॉइजनस है। ये इसका यहाँ पे रोल नहीं है कोवेलेंट बॉन्डिंग में। एक्स्ट्रा है आपके लिए कि टेल का एडिशनल क्या रोल होता है। तो 1970 में टेल जो है बैन कर दिया गया था, उसके बाद इसका हम यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह हम बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ही यूज करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।